नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आंग्ल अफ़गान संबंधों के बारे में। दरअसल जो अपना पिछला लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में। हमने जान लिया था कि किस प्रकार से 1845-46 में पहला संघर्ष होता है, जिसके बाद में लाहौर की संधि साइन की जाती है। और लाहौर की संधि में एक तरीके से आप कहो कि सहायक संधि वो होती है, और उसमें पूरा अपमानजनक संधि एक तरीके से होती है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा आंग्ल सिख संघर्ष की नौबत आ जाती है 1848-49 में। और उसके बाद में तो देखिए जो महाराजा हुआ करते थे उसका पद ही समाप्त कर दिया जाता है, और दलीप सिंह जो होते हैं, दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है पेंशन देकर, ठीक है। तो वो छोटा सा अगर कहीं पूछ ले तो कान में आपके पड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आज का जो होने वाला है लेक्चर, इसमें हम आंग्ल और अफ़गानों के बारे में देखेंगे कि अंग्रेज़ और अफ़गानों के बीच में किस प्रकार से संबंध बनते हैं, और फिर कैसे संघर्ष होता है, और फिर कौन सी उनके बीच में संधियाँ होती हैं मुख्य, वो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करें और आगे बढ़ें उससे पहले ये देख लीजिए कि ये पूरा जो क्षेत्र हुआ करता था ये था ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, है ना। ये गोवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पोर्चुगीज़ रहते हैं, पुर्तगाली रहते हैं, वो तो आज़ादी के बाद में जाते हैं, है ना, 1962 ईस्वी में। और बाद में देखिए ये यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर किंगडम ऑफ नेपाल है, किंगडम ऑफ भूटान है। यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम में होते हैं सिख लोगों को भी मिला लिया जाता है ब्रिटिश भारत में। और अब नंबर आता है किनका? अफ़गानों का। तो ये अमीरात्स ऑफ अफ़गान लिखा ना, तो अमीरात्स ऑफ अफ़गान का मतलब था कि अफ़गान में जो राजा होते थे उन्होंने राजा ना कहकर अमीर कहा करते थे, है ना। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ईरान है, और ये यहाँ पर देखिए आज का सऊदी अरबिया है, ये यूएई यहाँ पर है, ठीक है ना, ये ओमान है, ये अदन है ना। तो इतना हमने देख लिया। ये यमन है, आज का देश यहाँ देखा जाए तो यमन है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आपने देख लिया है लोकेशन कहाँ कहाँ है। अब देखिए आंग्ल अफ़गानों के अगर संबंधों की बात करें हम, तो बात क्या थी कि मैंने आपको कल भी बताया कि पश्चिमोत्तर भारत की सुरक्षा जो है वो मुख्य चिंता रहती थी ब्रिटिशर्स की। और किससे रहती थी वो? एक तो नेपोलियन से। अब नेपोलियन तो देखिए तभी रहता है, यानी 1800 ईस्वी के आसपास नेपोलियन का भय रहता है। उसके बाद तो नेपोलियन का भय ज़्यादा रहता नहीं है। अब क्या है कि रूस का भय रहता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सीमाएं किससे लगती थी? रूस से लगती थी। और अफ़गानिस्तान और जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था वो एकदम सीमा साझा करते थे। तो उनको डर लगता था कि यार कब पता नहीं यहाँ से ये हम पे रूस अटैक कर दे, इसलिए ये चाहते थे कि सीमाएँ जो है वो सुरक्षित रहें। और इसी को लेकर देखिए फिर थोड़ा इनके बीच में कहा सुनी होती है आंग्लो और अफ़गानों के बीच में, ठीक है। तो पहला युद्ध का दौर आ जाता है, या पहला आंग्ल जो अफ़गान संबंधों का दौर किस प्रकार से चलता है वो हम देख लेते हैं। 1836 में देखिए ऑकलैंड जो है वो बन जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक गवर्नर कौन रहता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। सती प्रथा की समाप्ति करते हैं, वही करते हैं। आगे जगह और आगे जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, सामाजिक सुधारों के बारे में, तब और इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब देखिए 1837 ईस्वी में ऑकलैंड जो होता है, ऑकलैंड भेजता है कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स को, काबुल भेज देता है। और नाम तो वो करता है कि भाई काबुल ये जा रहे हैं, और काबुल जा रहे हैं व्यापारिक यात्रा पर। जैसा चीन नहीं करता कि चीन जो है श्रीलंका में अपनी वो ला के खड़ी कर देगा, कोई भी स्पाई शिप जो है ना, जहाज़ ला के खड़ी कर देगा और कह देगा हम तो व्यापारिक उससे आए हैं, या हम तो ओशन जो है उसकी मैपिंग के लिए आए हैं, है ना। मगर वो उनका क्या होता है कि वो स्पाई शिप होती है इंडिया पे नज़र रखने के लिए। सेम टू सेम काम किसका था? इस अलेक्जेंडर बर्न्स का। ऑकलैंड ने इसे बोला कि तू जा काबुल, और तू कहने को तो ये कहियो कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं व्यापारिक यात्रा पर आया हूँ, व्यापार के जो है वो मार्ग तलाशने के लिए, व्यापार के जो भी हो सकते हैं संभावनाएं वो तलाशने के लिए आया हूँ। पर इसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है कि ये देखना चाहता है कि काबुल में राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की चल रही है, यानी कि काबुल में सिचुएशन कैसी है, राजनीति वहाँ पर कैसी चल रही है, क्या हम वहाँ पर अटैक कर सकते हैं इस टाइम पर, ये देखने के लिए जाता है कौन? अलेक्जेंडर बर्न्स। और काबुल का अमीर उस वक्त हुआ करता था दोस्त मोहम्मद। देखिए ये है दोस्त मोहम्मद, इस प्रकार ये। तो दोस्त मोहम्मद जो है काबुल का अमीर, अमीर मतलब राजा, तो अमीर हुआ करता था दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज़ों से एक रिक्वेस्ट की कि जो पेशावर है वो मुझे दिलवा दो, क्योंकि पेशावर पर कब्जा कर लिया, किसने कर लिया था? रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया था। तो ये रिक्वेस्ट करता है अंग्रेज़ों से कि मुझे पेशावर जो है वो पेशावर आप दिलवा दो। मगर अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में इधर संधि हो रखी थी, तो ये इन्होंने कहा कि भाई हम जो है आपसे
हम जो है पेशावर ताप को नहीं दिलवा सकते, क्योंकि रणजीत सिंह के खिलाफ अभी हम कुछ नहीं कर सकते। शक्तिशाली सेना हुआ करते थे रणजीत सिंह की, इसलिए भी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक। इसलिए दोस्त मोहम्मद जो था वो नाराज़ हो गया। देखिए दोस्त मोहम्मद इसका नाम है, इनका दोस्त नहीं था, दोस्त मोहम्मद नाम ही है। तो दोस्त मोहम्मद देखिए अब हो जाता है इनसे नाराज़, और ये नाराज़ होकर कहाँ से ये सहायता मांगने जाएगा? रशिया से। तो दोस्त का दुश्मन का दुश्मन कौन हो गया? दोस्त। तो अंग्रेज़ों का दुश्मन कौन है? रूस। तो रूस से सहायता मांगने के लिए ये चला जाता है ना। हालांकि इस वक्त तक इनके बीच में वैसे घातक दुश्मनी नहीं हुआ करती थी, पर आप कह सकते हैं प्रतिद्वंदिता तो हुआ ही करती थी रूस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है साहब। अब रूस के पास चला जाता है दोस्त मोहम्मद, और इस प्रकार से बर्न्स की जो भी योजनाएं वो वहाँ पर बनाकर गया था, वो योजनाएं असफल हो जाती है, और बर्न्स वापस आ जाता है 1838 ईस्वी में भारत में। यानी 1837 में से भेजा जाता है, और 1838 में ये वापस भारत आ जाता है, क्योंकि इसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाती, ठीक है। इसके बाद बर्न्स की असफलता के बाद ऑकलैंड क्या करता है? रणजीत सिंह और शाह शुजा के साथ मिलकर एक त्रिदलीय संधि करता है। अब ये शाह शुजा कौन है? शाह शुजा देखिए, ये वहीं का शाह शुजा दुर्रानी है ना। शाह शुजा दुर्रानी ये वहीं का व्यक्ति होता है, अफगानिस्तान का ही। तो इसको राजा बनाने की बात कर लेते हैं। तो रणजीत सिंह एक तरफ शाह शुजा, और एक तरफ ऑकलैंड अंग्रेजों की ओर से, ये तीनों मिलकर एक संधि कर लेते हैं कि शाह शुजा को हम बिठा देंगे कहाँ पर? शाह शुजा को हम बिठा देंगे काबुल की गद्दी पर, ठीक है। और इस प्रकार से सैनिक सहायता इसको देकर 1840 ईस्वी में शाह शुजा को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, काबुल की गद्दी पर जबरदस्ती बिठा दिया गया। परंतु और शाह शुजा ने बाद में देखिए बिठाया गया तो अंग्रेज कुछ तो लेंगे। तो शाह शुजा ने वचन क्या दिया था कि वो कोई भी विदेशी संबंध बनाएगा ना, उसमें सिख और साथ ही साथ जो अंग्रेजी जो सलाह होगी वो जरूर लेगा। इस प्रकार से उसने वचन दिया था शाह शुजा ने। पर देखिए होता क्या है कि जबरदस्ती बिठाए गए राजा को वहाँ की जनता स्वीकार नहीं करती है, और शाह शुजा जो है उसके विरुद्ध अफगान लोगों ने विद्रोह कर दिया, और शाह शुजा की सत्ता जो है वो समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार से देखिए बर्न्स जो होता है, उस बर्न्स की भी हत्या वहीं पर कर दी जाती है। जो बर्न्स देखिए 1837 में गया था वहाँ पर जासूसी करने, तो इसकी हत्या वहाँ पर कर दी जाती है, और शाह शुजा को गद्दी से उतार दिया जाता है ना। इस प्रकार से 1842 ईस्वी तक जितनी भी अंग्रेजी सेना थी वो अफगानिस्तान से वापस आ जाती है अब तक, है ना। ये तो हो गया अपना ऑकलैंड का टाइम, ठीक है सर। अब ये पहला दौर तो जो है आंग्लो और अफगानों के संबंध का गुजर गया। बर्न्स की हत्या हो गई है, शाह शुजा को जो गद्दी पर बिठाने की वहाँ पर कोशिश की गई थी वो असफल हो गया है अंग्रेज़ों का प्लान। अब दूसरा दौर आता है। अब आ जाता है लॉर्ड एलनबरो से लेकर नॉर्थ ब्रुक जब तक रहते हैं गवर्नर जनरल भारत के, तब तक ये जो है इनके बीच में संबंध चलता रहता है, दूसरा दौर का संबंध चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो जॉन लॉरेंस है इसकी अकर्मण्यता के लिए जाना जाता है, यानी इस आदमी ने वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इस काल के लिए दूसरा दौर जाना जाता है। जो लॉरेंस है, जॉन लॉरेंस है, इसकी अकर्मण्यता के लिए, यानी इसने कुछ काम नहीं किया, बस बैठ के देखता रहा, इसके लिए जाना जाता है ये दूसरा दौर, ठीक है। अब देखिए 1863 आते आते अफगानिस्तान का जो अमीर हुआ करता था दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, और दोस्त मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद देखिए उत्तराधिकार का युद्ध वहाँ पर शुरू हो जाता है। और उसके बाद में 1868 आते आते दोस्त मोहम्मद का बेटा होता शेर अली जो है वहाँ की सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाता है, ठीक है साहब, हो गया। और उत्तराधिकार का ये जो संघर्ष हुआ था इसमें जॉन लॉरेंस ने कुछ मतलब किसी का पक्ष नहीं लिया था, ये इसलिए तो इसे कहा गया है कि अकर्मण्यता इसकी, तो इसने किसी का भी पक्ष वहाँ पर नहीं लिया था और किसी को भी सहायता नहीं दी थी। अब देखिए अपने दम पर शेर अली जब वहाँ का अमीर बन गया तो अब जाता है ये जॉन लॉरेंस वहाँ और शेर अली को कहता है कि बधाई हो, आप यहाँ के अमीर बन गए, अब हम आपको सेना की सहायता देंगे, आपको धन दौलत की किसी भी प्रकार की आपको सहायता आवश्यकता हो तो आप हमें रात को 12 बजे फ़ोन कर देना, भले हम तो आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जॉन लॉरेंस जो है अकर्मण्यता के लिए ये वाला दौर जाना जाता है, और दोस्त अली का बाद में उसका बेटा शेर अली जो है वो बन जाता है वहाँ पर अफ़गानिस्तान का अमीर बन गया, और उसकी सहायता का फिर वादा कर दिया जाता है किसके द्वारा? जॉन लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। एक मिनट में पेन थोड़ा सा मोटा कर लो, मुझे छोटा लग रहा है। हाँ ठीक है साहब, चले अब आगे चलें। और इसके बाद में देखिए जो लॉर्ड मेयो और नॉर्थब्रुक जो है उन्होंने भी कोई लॉरेंस की नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं किया, वो भी एक प्रकार से आप कहोगे हस्तक्षेप की नीति ही अपनाते हैं। इस प्रकार से पहला दौर चला गया, दोस्त मोहम्मद मर गया, है ना, शाह शुजा को बिठाने वाला जो सिस्टम था वहाँ पर वो फेल हो गया इनका।
दोस्त अली के बाद में शेर अली वहाँ का राजा बन जाता, अमीर मतलब वहाँ का बन जाता, राजा नहीं कहते हैं। ठीक है साहब। अब आ जाता है आंग्लो और अफगान संबंधों का तीसरा दौर। तीसरे दौर में देखिए अब यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल कौन बन जाता है, लॉर्ड लिटन। और लिटन के काल तक देखिए अब यहाँ भारत के यहाँ गवर्नर जनरल नहीं कहकर इनको क्या कहने लग जाते हैं, यहाँ वायसराय कहने लग जाते हैं, क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है ना, तो 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर को हटाकर यहाँ पर वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। ये सब जानकारी आगे हासिल करेंगे हम ये। तो अब वायसराय भारत का बन गया लॉर्ड लिटन। लिटन के शासनकाल में क्या होता है, 1876 में जो है लिटन गवर्नर जनरल आता है, बनकर भारत का आता है गवर्नर जनरल, वायसराय वैसे इसको कहते हैं, कोई भी आप कह लो, ठीक है साहब। अब देखिए 1876 से लेके 80 तक ये गवर्नर जनरल रहता है भारत का। और ये क्या करता है, अफगानिस्तान का जो अमीर होता है शेर अली, उसको संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ये बाध्य करता है। और इसमें क्या तय किया जाता है, उसमें तय किया जाता है वही सहायक संधि में क्या क्या हो सकते हैं, वही वाली कि अमीर अंग्रेजों के साथ एक स्थायी संधि पर हस्ताक्षर करे, इसके लिए उसने दबाव डाला। और अमीर एक नियमित सहायता राशि जो है अंग्रेजों को प्रदान करे, और साथ ही साथ रूस के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करे, है ना। और साथ ही साथ शेर अली का जो छोटा बेटा है अब्दुल्ला जान, उसको शेर अली का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया जाए, और काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो स्वीकार कर लिया जाए कि काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। लिटन ने ये वाली बात करी किससे, ये करी शेर अली से। अब शेर अली को ये बड़ा ख़राब लगा कि यार इतने संधियाँ, अगर इतने बातें हम मान ले तो ये तो हमारे अमीर होने पे ये तो फिर आपका ठू है हम पे ऊपर। तो शेर अली जो है मना कर देता कि भाई हम ऐसे कोई संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और लॉर्ड लिटन को गुस्सा आ गया कि मुझे और कोई मना कर दिया, मैं वायसराय, मैं गवर्नर जनरल भारतीय सम्राट का, ये साम्राज्य का यहाँ पर, और भारतीय ये जो ब्रिटिश सम्राट है उसका मैं एकदम सेवक, और मुझे कोई कैसे मना कर सकता है। इसलिए अफगानिस्तान के विरुद्ध ये क्या करता है, धमकाने की नीति फिर ये अपनाता है, अफगानिस्तान को ये धमकाने लगता है। और 1878 ईस्वी में अफगानिस्तान के खिलाफ ये युद्ध शुरू कर देता है। ठीक। और जल्दी ही देखिए अंग्रेजी सेना ने अफगानिस्तान में जो भी प्रतिरोध हो रहा था उसको समाप्त कर दिया। अंग्रेजों के सामने कहाँ उनकी कबीलाई टुकड़ियाँ टिक पाएगी, इसलिए उसने पूरा जो प्रतिरोध था उसको समाप्त कर दिया। अब शेर अली भागकर कहाँ पहुँच गया, शेर अली भागकर पहुँच गया रूस में। तो आज का जो तुर्किस्तान है ना, वो पहले रूस का ही भाग हुआ करता था, तो तुर्किस्तान पहुँच गया है, तुर्किस्तान रूस में का ही भाग हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद में देखिए शेर अली का बेटा होता है याकूब खां। याकूब खां को गंडमक नाम के स्थान पर देखिए एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। देखिए ये याकूब खान और ये अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ पर गंडमक की संधि हो रही है, गंडमक की संधि यहाँ पर की जा रही है। या आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे पन्ने के पन्ने उठा के यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा डाल दिए गए हैं कि भैया हाँ लिखो, यहाँ पर ये भी लिखो, यहाँ पर वो भी लिखो, सब कुछ लिखवा लिया गया इनके द्वारा। तो यहाँ पर याकूब खान के जो है उसको शेर अली के बेटे याकूब खान के द्वारा यहाँ पर गंडमक की अपमानजनक संधि यहाँ पर हस्ताक्षर करवाई जाती है इनके द्वारा। और याकूब खान को अफगानिस्तान का अमीर भी मान लिया जाता है कि आप जो है आज से अमीर हो यहाँ के। शेर अली तो भाग गए, शेर नाम के शेर थे, तो अब अब वो अमीर नहीं, आप यहाँ के अमीर हो गए। और 6 लाख रुपए वार्षिक अब अमीर साहब देंगे किसको, कंपनी को। ठीक है। और जो भी विदेशी संबंध अब अमीर बनाएगा उन विदेशी संबंधों में भारत सरकार की मध्यस्थता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। भारत सरकार बोले तो उस टाइम की ब्रिटिश भारत सरकार होती थी उसका। ये गंडमक की संधि में स्वीकार करवा लिया गया याकूब अली खां से, जो कि शेर अली के बेटे हुआ करते थे, है ना। देखिए दोस्त अली के बाद शेर अली के बाद में याकूब खां आ जाते हैं। अब ये अंग्रेजों की विजय जो है वो स्थायी रूप वहाँ पर नहीं सिद्ध हो पाई। देखिए अफगानिस्तान का तो ये वहाँ पर रूल ही रहा कि वहाँ पर कोई भी बाहरी ताकत आज तक वहाँ पर सत्ता नहीं कर पाई, कोई राज वहाँ पर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई कि वहाँ का टेरेन ही ऐसा ही है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पूरा पठारी इलाका, पहाड़ी इलाका, ना कोई वहाँ पर देखिए इतना पानी वानी है, सब कुछ पूरा मरुस्थली इलाका है। तो वहाँ पर देखिए टेरेन की वजह से वहाँ पर कोई शासन नहीं कर पाया, और वहाँ पर कोई ऐसे एक देश के लिए कोई देशभक्तिपूर्ण या ऐसा कोई भावना भी विकसित नहीं हुई थी। वहाँ पर होता क्या है, अफगानिस्तान में कबायली लोग रहते, तो उनकी जितनी भी वफादारी है वो सिर्फ अपने कबीले के प्रति हुआ करती थी। ठीक है। इस प्रकार से अंग्रेजों की विजय जो है वो भी स्थायी साबित नहीं हुई। और 1879 ईस्वी में ही काबुल में जो रेजिडेंट हुआ करता था ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केवे गनरी, तो मेजर केवे गनरी की हत्या कर दी जाती है वहाँ पर।
हाँ जी, तो गंडमक की संधि करने के बाद में वहाँ पर वो उनकी जीत स्थायी साबित नहीं हो पाती है और फिर वहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता है मेजर केवेगन री की हत्या कर दी जाती है। लेकिन अंग्रेजों ने फिर से वहाँ पर अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और काबुल और कांधार पर अधिकार उन्होंने कर लिया। काबुल जो उनकी राजधानी हुआ करती थी। अब देखिए 1879 से 1880 में आते आते ब्रिटेन में ग्लैडस्टोन नाम का एक व्यक्ति होता था, उसके नेतृत्व में उदारवादी दल की वहाँ पर सरकार बन गई। वहाँ पर एक तो उदारवादी होता था और एक वहाँ पर जो एक और दल होता था जिसकी सरकार होती थी, है ना, एक लिबरल होता था और एक जो है वो ये जो संरक्षणवादी होते हैं ना वो लोग हुआ करते थे, तो उनकी सरकार बन गई। तो यहाँ पर अब उदारवादी दल की लिबरल की जो है कंजर्वेशनिस्ट उन्हें कहते हैं, वो वाला दल एक होता था लिबरल दल। तो लिबरल दल की सरकार जो है वहाँ पर बन जाती है ब्रिटेन में। जैसे ही वहाँ पर ब्रिटेन में लिबरल दल की सरकार बनती है, भारत में देखिए जो लिटन हुआ करता था, लिटन की जगह पर अब एक लिबरल वायसराय को भेज दिया गया जिसका नाम था रिपन। तो 1880 से 84 तक शासनकाल रहता है लॉर्ड रिपन का, और लिटन का कब तक था 76 से 80 तक, ठीक था। इसी बीच में होता क्या है, शेर अली का भतीजा अब्दुल रहमान जो है वो काबुल पहुंच जाता है और लॉर्ड रिपन उसे बुलाता है काबुल में और काबुल का अमीर उसे बना देता है, अब्दुल रहमान को, है ना। और अफगानिस्तान को फिर देखिए खंडित करने की लॉर्ड लिटन की जो भी योजनाएं थी, तो अब उसका यहाँ से तबादला हो गया। तो अब लॉर्ड लिटन की वो जितनी भी योजनाएं थी उनको तिलांजलि दे दी गई, यानी अब उसी के साथ वो चली गई, क्योंकि अब वहाँ पर ब्रिटेन में बन गई है लिबरल जो है उदारवादी दल की सरकार, और अब एक उदारवादी भारत में वायसराय बन के आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन जो है वो शांतिपूर्ण रूप से काम करना चाहता है और वहाँ पर वो अब्दुल रहमान जो है उसको बना देता है अमीर अफगानिस्तान का। इस प्रकार से तीसरा दौर समाप्त हो जाता है और अब आता है चौथे दौर की बारी। रूस इस बीच में क्या कर रहा है, रूस देखिए अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा रहता है और इसी साम्राज्य विस्तार यूरोप में चलता रहता है। उसी साम्राज्य विस्तार की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध की जो है नौबत आ जाती है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक लड़ा जाता है और अभी टाइम देखिए कौन सा चल रहा है, 1989 के आसपास का टाइम चल रहा है। तो रूस देखिए यहाँ पर खूब वहाँ पर साम्राज्य विस्तार की भावना उसमें आ जाती है और खूब विस्तार पर विस्तार करा जाता है और आंग्ल अफगान युद्ध के बाद भी वो उसकी योजनाएं वो चलती रहती है। 1879 आते आते रूस कब्जा कर लेता है अफगानिस्तान पर। अब पूर्वी अफगानिस्तान होता है ना, वहाँ पर ये अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1885 में अफगान ने एक जगह होती थी पंजदे अफगानिस्तान में, उस पर भी कब्जा कर लिया और रूस की जो ये विस्तारवादी योजनाएं थी उनकी समाप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने रूस के विरुद्ध फिर युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी, क्योंकि रूस अलग साम्राज्यवादी एक शक्ति थी और ब्रिटिश एक साम्राज्यवादी शक्ति हुआ करते थे। तो ब्रिटिश भारत की तरफ बढ़ रहे थे जैसे जैसे अफगानिस्तान को कब्जे में ले रहे थे। तो इन दोनों के बीच में खलबली मच गई कि अफगानिस्तान को हम अपने पक्ष में ले लें या अपने कब्जे में कर लें। इन दोनों की, रूस के और ब्रिटिश के बीच, ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनके बीच में ये इनमें घालमेल लग जाती है, ठीक है। लेकिन रूस ने शीघ्र ही क्या किया, ब्रिटिश सेनाओं के भय की वजह से विजित प्रदेश जो भी अफगानिस्तान में उसने जीता था, काबुल के आसपास वाला क्षेत्र और वो सारा पंजदे वाला क्षेत्र सारा लौटा दिया वापस उनको, क्योंकि ब्रिटिश सेना का डर तो हुआ ही करता था, है ना। इस प्रकार से फिलहाल के लिए ये संकट जो है टल जाता है, परंतु रूस ने दक्षिण में और पूर्व की ओर में अपना विस्तार जारी रखा। उसने फिर भी बंद नहीं करा, दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर तो अपना विस्तार जारी रखता है। हालांकि अफगानिस्तान में वो थोड़ा कम कर देता है इनके बाद में, और पामीर पर अधिकार कर लिया उसने, है ना। पामीर पूरी एक श्रृंखला है, तो पामीर वहाँ पर अधिकार कर लिया। परंतु फिर ब्रिटिशों के डर की वजह से 1895 के अंत में आते आते उसने ऑक्सस नदी को पार करने के लिए से मना कर दिया कि भैया देखो जो भी ऑक्सस नदी है ना, उस ऑक्सस नदी के नीचे तुम्हारा भाग है, उससे ऊपर हमारा भाग है। इस प्रकार से रूस ने बात कर ली अंग्रेजों से। इसी प्रकार से 1907 में अंग्रेजों के और रूस के बीच में एक समझौता हो जाता है और समझौते में ये बात जो है निश्चित कही जाती है कि अफगानिस्तान जो है वो रूस के प्रभाव से बाहर रहेगा, यानी अफगानिस्तान में रूस कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और रूस ने भी ये वचन दे दिया कि वह अपना काबुल में कोई भी अपने एजेंट्स जो है वो नहीं भेजेगा। ये वाली बात अब रूस ने कर ली, किससे, ब्रिटिशर से। और काबुल के साथ जो भी वो संबंध बनाएगा उन संबंधों में इंग्लैंड की वो मध्यस्थता स्वीकार करेगा, कौन, रूस। ये वाली बात यहाँ पर मान ली जाती है रूस के द्वारा। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी एक बात कह दी कि अफगानिस्तान की राजनीति में कोई भी परिवर्तन हम जो है वो नहीं करेंगे और अपना जो भी प्रभाव है, हमारी जो भी शक्ति है, उसका
वो फ़ायदा, उसका इस्तेमाल जो हम रूस के विरुद्ध तो कभी भी नहीं करेंगे। और अफ़गानिस्तान का अमीर हुआ करता था उस टाइम पे फिर हबीबुल्ला, और हबीबुल्ला फिर इस बात से सहमत नहीं हुआ करता था। समझ रहे हैं बात? रूस ने और ब्रिटिश ने मिलकर समझौता कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे को देके अफ़गानिस्तान में कोई एजेंट नहीं भेजेगा, रूस ने कह दी बात, और ब्रिटेन ने भी कह दिया कि भाई देखो रूस में जो भी हमारा प्रभाव है, जो हमारी शक्ति है, उसका इस्तेमाल हम रूस के विरुद्ध नहीं करेंगे। इन सब बातों की वजह से अफ़गानिस्तान का जो अमीर होता था हबीबुल्ला, वो सहमत नहीं होता कि भाई मैं सहमत नहीं हूँ आप दोनों की बातों से, और इसी की वजह से देखिए आंग्लो और अफ़गानों के बीच में फूट पड़ जाती है और संबंध जो होते हैं वो उनके फिर वापस से टूट जाते हैं। और प्रथम महायुद्ध जब होता है, प्रथम विश्व युद्ध, उसके में जर्मनी की सहायता से, जर्मनी से प्रेरणा लेकर वो अमीर भारत पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी वगैरह एक तरफ हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स वगैरह ये एक तरफ हुआ करते थे। तो जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो और इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन से दो भाग होते हैं, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से दो गुट होते हैं, इनके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। तो जर्मनी एक तरफ था और ब्रिटिश एक तरफ था तो जर्मनी से सहायता मांगकर ये भारत पर आक्रमण कर देता है हबीबुल्ला। मगर देखो भारत पर आक्रमण करेगा तो जर्मनी कहाँ है, ब्रिटिश तो पूरी आर्मी लेकर यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग इनको हरा देते हैं। हम लोग मतलब ब्रिटिश भारत के जो लोग हैं इनको हरा देते हैं यहाँ पर। और 1921 में एक शांति की शांति की संधि हस्ताक्षर कर ली जाती है, उसमें साइन कर लिए जाते हैं। और इस संधि में ये होता है कि अफगानिस्तान को जो भी विदेशी संबंधों के क्षेत्र में फिर से उनको स्वाधीनता प्राप्त हो गई कि वो जो भी विदेशी संबंध होंगे वो अपने हिसाब से जो है अफगानिस्तान बना सकता है। और 1922 में काबुल और इंग्लैंड के मध्य फिर एक राजनयिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। और यहाँ से देखें इनकी गुलामी जो थी वो दूर हो जाती है, किनकी अफगान वालों की और अफगानों की ब्रिटिशर से। अब ये एक तरीके से पूरी तरीके से स्वायत्त हो जाते हैं अपने विदेशी संबंधों में, है ना। तो ये देख लिया हमने, चौथा दौर भी देख लिया है। इनके बारे में बस ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी याद रख लेनी है कहानी के तौर पर। आपको यूपीएससी ने आज तक यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, पर जस्ट टू बी सेफ खुदा न खास्ता एक कहानी के तौर पर आपको याद रखे। वहाँ पर अगर आपको दोस्त अली दे दे, है ना, शेर अली दे दे, शाह शुजा वगैरह दे दे, तो आपके दिमाग में वो पड़े होने चाहिए कि हाँ यार शाह शुजा वहाँ था, दोस्त अली था, है ना, शेर अली भी हुआ करता था, हबीबुल्ला भी हुआ करता था। तो ये जो है आपके कानों में पड़ा होना चाहिए। फिर देख लेते हैं सिंध का विलय किस प्रकार से किया जाता है। अब देखें अंग्रेजों ने क्या कर लिया, सिखों का कर लिया पश्चिमोत्तर में। फिर अब देखा जाए तो इधर गुजरात वाला कर ऑलरेडी इन्होंने कर लिया, इधर अफगानिस्तान वालों के साथ इन्होंने संबंध बना लिए। अब इन्होंने गुजरात से लगता हुआ सिंध हुआ करता था, है ना, सिंध बलूचिस्तान वो तो माफ करना, तो सिंध पर भी ये फिर देखिए अब उसका भी विलय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंध विलय में आपको कौन सी बात याद रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो छोटा सा है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। तो मुगल साम्राज्य के टाइम पे अगर देखा जाए तो सिंध एक महत्वपूर्ण इनका प्रांत हुआ करता था मुगलों का, और वहाँ पर एक इनका मुगलों का गवर्नर हुआ करता था। आगे चलकर देखिए फिर ये सिंध अफगानिस्तान के अमीरों के अधीन आ जाता है। ठीक है, अफगान जब युद्ध में हार जाते हैं तो उसके बाद में देखिए वहाँ पर ऑकलैंड के बदले एलनबरो को एक वहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। और सिंध में आउटरम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को नया रेजिडेंट बना दिया जाता है सिंध में। जब ये पहले मुगलों के अधीन रहता है, बाद में ये आ जाता है अफगानों के अधीन। अफगानी जो अमीर होते हैं, और अफगानी अमीर जब वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर जब ये सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं और वो संधि इनके बीच हो जाती है, उसके बाद में चार्ल्स आउटरम पहले वहाँ रहता है सिंध में, वहाँ का रेजिडेंट, पर बाद में वहाँ पर चार्ल्स नेपियर को भेज दिया जाता है सिंध में। ठीक है, उसे पूरी की पूरी सैनिक और असैनिक अधिकार भी दे दिए जाते हैं चार्ल्स नेपियर को सिंध में जाने के लिए, सिंध में कि वो इनका सैनिक और असैनिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और लॉर्ड और दक्षिण सिंध की सेना भी उसके अधीन कर दी जाती है, नेपियर के अधीन कर दी जाती है। सैनिक और असैनिक सारे अधिकार उसको दे दिए जाते हैं और सिंध उसको भेज दिया जाती है। ठीक है, अब लॉर्ड जो एलनबरो था उसने सिंध के अमीरों को एक नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य करता है, और इस संधि के भविष्य के लिए अधिक उसको गारंटी चाहिए थी, और उस अधिक गारंटी के लिए उसने कुछ और प्रदेशों की मांग कर ली कि भैया ये वाला क्षेत्र और हमको दे दो। ये बात अंग्रेज कहते हैं किससे, जो सिंध का अमीर होता है उससे। और इसी समय सिंध में उत्तराधिकार का संघर्ष भी शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर जब उत्तराधिकार का सिंध में शुरू हो जाता है संघर्ष, तो उसमें अंग्रेज किसका पक्ष लेंगे, जो पुराना सरदार हुआ करता था मीर फतेह अली खां, उसका भाई हुआ करता था अली मुराद, उसका समर्थन किया, ना कि उस वहाँ का जो सरदार हुआ करता था मीर फतेह अली खां का उन्होंने समर्थन नहीं किया, बल्कि अली मुराद का समर्थन किया। अली मुराद
क्योंकि ये मीर फतेह अली खां उनकी बात मान नहीं रहा था। ठीक है, सॉरी, मीर फतेह अली खां तो मर गया था, मीर फतेह अली खां के बेटे हुआ करते, तो बेटों का उसने पक्ष नहीं लिया, बल्कि उसके भाई हुआ करता था अली मुराद का उसने पक्ष लिया। और ये संघर्ष देखते देखते आंग्ल सिख युद्ध में उसने तब्दील हो जाता है। यानी सिंध के में उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप करने की वजह से चार्ल्स नेपियर की ये वहाँ पर युद्ध की नौबत आ जाती है। और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में बाद में देखिए 1843 ईस्वी तक आते आते समस्त जो भी सिंध का भाग हुआ करता था उसको साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यहाँ से याद रखने वाली आपको एक चीज़ है, बाकी सब तो भाड़ में गई, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये 1843 ईस्वी और चार्ल्स नेपियर। तो सिंध को किसने जीतकर ब्रिटिश भारत के साम्राज्य में मिलाया था? तो चार्ल्स नेपियर ने 1843 ईस्वी में। ये गांठ मान लेना बात, ये मत भूलना, ठीक है ना। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक है। इसमें हमने देखिए आज देख लिया है आंग्ल और अफगानों के बीच में किस प्रकार से अलग अलग दौर के संबंध बनते हैं, 4 दौर के संबंध उनमें बनते हैं, है। फिर संधियाँ साइन की जाती है, गंडमक की संधि जो साइन की जाती है। तो यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकती है कि गंडमक की संधि किसके साथ साइन की गई है? तो मराठों के साथ, मैसूर के साथ, अफगानों के साथ, है ना। तो आप बताओगे कि अफगानों के साथ। बस ज़्यादा इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। सिंध वाले में आपको याद चार्ल्स नेपियर और 1843 याद रख लेना कि उसने इसमें मिलाया था। उससे ज़्यादा यूपीएससी ने आज तक यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। मान लो मेंस में अगर पूछ ले कि जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था या ब्रिटिश हुआ करते थे उनका अपने पड़ोसी से किस प्रकार से संबंध था, तो आप उनका ये अफगानिस्तान से दिखाने के लिए, सिंध से दिखाने के लिए 2-4 शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक भी दी हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।